ताज़ा एक खबर आई है जो यहाँ से इसलिए पढ़ी हूँ, इट्स यूज़र फ्रेंडली, आपकी टिप्स पे होता है, सबको आसानी से स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये खबर फ़ौरन आई तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूँ और आपसे इस पे सवाल करूँ कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने स्मार्टफोन्स को, कंप्यूटर्स को एंड चिप्स को न्यू टैरिफ से एक्सक्लूड कर दिया, एग्जैम्प्ट कर दिया है। वो तो 125, 145 कहाँ पहुँच रहे थे। और आपको पता है एप्पल प्लान कर रहा था कि वो ये जो इनके टैरिफ का एक ज़रब पड़ने वाली है उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाले और ज़्यादा शिपमेंट्स मंगवाए। इस इकदाम से तो ऐसे लगता है कि इनका टैरिफ का प्लान एक थॉट प्रोसेस के बाद नहीं शुरू किया गया, इसके पीछे माइंड नहीं अप्लाई किया गया। हाँ, मेरा ख्याल है कोई ख़ास माइंड नहीं अप्लाई की, इसीलिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है इन्होंने कि जी कैसे निकाला जाए कि किस रेट पे टैरिफ लगाना है, वो भी फॉर्मूला सब ने रिजेक्ट कर दिया। उसमें कोई हैसियत ही नहीं है, उसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। मैं भी करके जनाब ठा करके लगा दिए। तो आई थिंक बेसिकली जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये एक गेम खेल रहा है और गेम यही थी धमकी की, और लोगों को धमकियां देके बुली करके और अपने टैरिफ को अपने हक में कुछ कराया जाए। और इसीलिए ज़्यादा डिटेल्ड वर्किंग नहीं की थी। और अब ये जो यू टर्न लिया है, पहला यू टर्न 90 दिन का, वो स्टॉक मार्केट थोड़ी हिली विली तो इनकी उसके बाद अब ये एप्पल को और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को रिलीफ मिल रही है। अब देखें ना, अपने एप्पल को देख लें, अभी जब ये पहले लगे, ये टैरिफ्स लगे इंडिया पे भी और वियतनाम पे भी और चाइना पे भी, सब जगह पे जहाँ एप्पल के आईफोन्स बनते हैं और एप्पल के बाकी कंप्यूटर्स भी बनते हैं। एक ही कंप्यूटर है जो नहीं बनता बाहर, वो है मैक प्रो, वो टेक्सास में बनता है। बाकी सारे एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेड इन द फार ईस्ट, मतलब जापान में बनते हैं, वियतनाम में बनते हैं, मलेशिया में बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, फिलीपींस। तो अब बात यह है कि जब ये अनाउंसमेंट आई तो सबसे पहले हमने ये सुना कि एप्पल ने कहा कि इंडिया के अंदर, क्योंकि एप्पल पिछले 2 साल से इंडियन फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहा था, वो डिपेंडेंसी नहीं करना चाह रहा था चाइना के ऊपर जितनी है। तो उनका टारगेट ये था कि 25% जो प्रोडक्शन है ऑफ आईफोन्स वो इंडिया में हो। अब वो 20% तक पहुंच गए हैं। मगर जब ये अनाउंसमेंट आई तो नज़र आ रहा था कि ये तो बहुत महंगे हो जाएंगे अब, चाइना वाले भी और ये इधर वाले भी। तो इंडिया के अंदर उन्होंने देखा कि इनके पास 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ था, याद है आपको शुरू में जी। तो इन्होंने कहा वो 30 डेज़ में कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं और जो स्टॉक्स पड़े हुए जल्दी से उठा लिया जाए। तो एप्पल ने 3-4 बड़े बड़े जहाज़ को हायर किया, इंडिया भेज दिए, और अभी हाल ही में दे सेवरल प्लेन लोड्स, वो जो स्टॉक पड़ा हुआ था जल्दी से उठा के ले आए हैं, ओवर सेवरल मिलियन आईफोन्स। तो मगर अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इसके साथ यही होगा कि अब वो जो सारा अमेरिकन टेक इंडस्ट्री है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो रिलाई करती है ऑन दीज चिप्स, दीज आईफोन्स, दीज एंड डोंट फॉरगेट आईफोन इज़ लाइक द अमेरिकन फ्लैग। पर आईफोन अगर बंद हो जाता है या कंपनी क्रैश कर जाती है बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसीज़, तो इट विल बी अ बिग ब्लो। तो किसी ने समझाया होगा कि यार ये तो साड़ी लीडिंग कंपनी है, इसको आप ये करेंगे तो ये तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स विल टेक ओवर, और चाइना जो है विल प्रोड्यूस समथिंग लाइक एन आईफोन। जिस तरीके से वो सैमसंग बन रहा है, ये बन रहा है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो ये वैक्यूम ना क्रिएट करें। ये आपकी टॉप पासपोर्ट कंपनी है, ये अमेरिकन ब्रांड है ये, तो इस ब्रांड को ना ख़राब करें। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। थोड़ी सी पीछे से बैक चैनलिंग हुई होगी और ही इज़ विड्रॉन दिस थिंग। लेकिन इस तरह की पॉलिसी फ्लक्चुएशंस अमेरिका की पोजीशन प्रेशर डालने की, बार्गेन करने की, नेगोशिएट करने की, उसको वीक नहीं करेंगी? हो रही है, वो दिन ब दिन हो रही है। ये जो मैं यकीन नहीं करता कि इसको पता नहीं था कि ये होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना बेवकूफ़ है कि इसको पता ही नहीं था क्या होगा। इसके इतने एडवाइजर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, तो कि उनको पता ही नहीं था कि इसके ये नताइज निकलेंगे। तो अभी हाल ही में आपने देखा वो एक वाइट हाउस के ओवल रूम में खड़ा है और मीडिया ऐसे को बात कर रही है तो कि जी आपने ये यू टर्न ले लिया और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तो कहता है हाँ ये देखें ना, इन्होंने $1 बिलियन बना लिए, इन्होंने $900,000 बना लिए स्टॉक मार्केट क्रैश से। तो और वो चुप कर ही कर रहे हैं वो लोग। तो मतलब है कि दे आर ऑल मिक्सड अप इन दिस। इसमें पीछे कोई स्ट्रेटेजिक, कोई लॉन्ग टर्म, कोई रैशनल थिंकिंग नहीं थी। इट वॉज अ बुलीज अटेम्प्ट कि मैं किसी तरीके के साथ झटके से वो अपने हक में कुछ चीज़ें करवा लूँ, एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड। और इसीलिए यू टर्न्स आएंगे, और मैं ये पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि आप देखिएगा अब ये 90 दिन के अंदर बड़ी यू टर्न्स आएंगी, आप देखिएगा जी। फिर उसके बाद 90 दिन के बाद क्या पोजीशन रह जाएगी, साख क्या रहेगी, देखा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, इसकी पॉलिसी जो है वो उस हद तक कामयाब हो जाएगी जिस हद तक ये बाकी लोगों को
टैरिफ्स को गिरवा देता है और वो कुछ ना कुछ होगा, सारे कुछ ना कुछ कंसेशंस देंगे। मगर वो जो था ना कि जी इतना बड़ा ट्रेड फारग हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगी, वो कुछ भी नहीं होना। चलें, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इनको। अब वो गुलशन के कारोबार की तरफ आते हैं, यानी कि हाँ, मेरा ख्याल आज वादा हमने किया था कि आज हम पीटीआई नहीं डिस्कस करेंगे। मैं तो पीटीआई डिस्कस करना चाह रही थी। एक सवाल की इजाज़त दे, वो आपके बड़ी आपके दोस्त सलमान अकरम राजा से मुतालिक है, तो इजाज़त दे दे मैं आपसे कुछ पूछ लूँ। अच्छा, ओके। वो ये है कि उन्होंने सीनियर जो लीडर हैं पीटीआई के आज़म स्वाति, उनके बारे में बात करते हुए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट या उनके दरमियान जो राब्ते हैं वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में, इसका पीटीआई की पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो सवाल मेरा ये था कि फिर इस तरह के राब्तों के नतीजे में मिलने वाली डील का मुस्तकबिल क्या होगा? आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे कहा था, जब आपने पूछा था कि ये सियासी लोग जो है पार्टी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो क्यों नहीं, कोई सोचने की बात हुई थी। और मैंने कहा था होता ही है कि ये लोग अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं और पार्टी से जब पूछा जाता है कि ये तो देखें ना आपकी पॉलिसी, ये फलाना बंदा ये कहता है, मैंने कहा था ये कहते हैं उसकी पर्सनल व्यू है। हाँ, ये नून लीग के बारे में आपने बात की, ये पर्सनल व्यू है। तो इस तरीके से पार्टियां जो है चलती हैं और नहीं भी चलती। और पीटीआई का भी वही हिस्सा है, जब वो कोई बंदा अपनी लाइन मार दे तो दूसरा बंदा कहता है पर्सनल व्यू है। अब ये आज यही आ गया ना, ये पर्सनल व्यू है। राजा साहब कहते हैं कि स्वाति साहब की ये पर्सनल व्यू है, स्वाति साहब कहते हैं मुझे इमरान खान ने कहा है। तो ये बातें सारी जो है ना हवा में ही हैं। हाँ। ये कोई पर्सनल व्यू नहीं है। खान साहब ने सबको लगाया हुआ आगे। अच्छा। किसी को कोई हर बंदा जाके कहता है, कोई ना कोई तजवीज़ देता है, खान कहता है हाँ करके देख लो, ठीक, और वो शुरू हो जाता कहता है मुझे खान ने कहा है। तो ये इसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज़ चल रही हैं। और स्वाति साहब जो हैं वो नंबर लगवाना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में भी के खाते में भी और इमरान खान के भी खाते में भी। वो लीडर बनना चाह रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो लीडर बन जाएंगे, ठीक है ना, मगर कामयाब वो होंगे नहीं। मगर कम से कम ये तो है ना आयशा कि हर रोज़ वो टेलीविज़न पर आए हुए हैं। एक बंदा जो 6 माह से या 4 माह से गायब था, इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, वो आजकल सेंटर स्टेज पे आया हुआ है। सारे उसके आगे पीछे हो रहे हैं, सारे एंकर्स उसको बुला रहे हैं और वो लगा हुआ है कि जी मैं अभी नहीं बता सकता, कल गुड न्यूज़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो इस किस्म के लोग आज ही ऐसे, एक ज़माना था फवाद चौधरी हरकतें करता था, फिर वो आउट हो गया, ठीक है, अब वो बैठ के तनकीद करते हैं इनकी। फिर एक ज़माना था कि मरवत साहब लगे हुए होते थे, फिर वो आउट हो गए, ठीक है, गंडापुर साहब लगे हुए होते थे, वो भी सेमी आउट हुए हैं, ठीक है। अब स्वाति साहब और राजा साहब लगे हुए हैं। अल्लाह रहम करे मेरे राजे को, राजा शाह तुर्कन, मैं चाहता हूँ कि वो कामयाब हों। ही इज़ वन गुड फेस इन द पीटीआई एंड आई सपोर्ट हिम फुली। ऐसे लोग और होने चाहिए पीटीआई में। राजा साहब भी वैसे कभी कभी शूट करते हैं फ्रॉम द हिप, तो उनको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, साथियों को साथ लेके चलना चाहिए। बाकी ये स्वाति टाइप्स 0/0, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, और राजा साहब एक और नुक्ता भी निकाल रहे हैं कि सारी एम्बिग्विटी जो है वो मुलाकात ना होने की वजह से हो रही है। तो ये इंटेंशनली किया जा रहा है कि कहीं यहाँ बात चल जाए और वहाँ से कोई ब्रेक ना लग जाए उसको, या ट्वीट ना आ जाए। देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि अगर राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा तो फिर इसमें तो कहीं से दाल में कुछ काला है। नहीं, दाल में नहीं, सारी दाल ही काली है। सारी दाल काली दाल काले माश की होगी। और क्या, माश की दाल चल रही है। हमें कहा जा रहा है कि जी चने की दाल है। तो ये तो राजा साहब सही कहते हैं, दुखी हैं कि जी मैं मनु किया गया लिस्ट बना के दो अदालत ने, मैं लिस्ट बना के देता हूँ, और लिस्ट को लिफ्ट ही कोई नहीं कराता जेल सुपरिटेंडेंट, ना हमारे लोग ही नहीं कराते। ऐसे ही है ना। तो अब राजा साहब जाएँ, मिलें खान को और फिर खान आके कुछ कहे, या अगली कोई हेयरिंग हो, खान वहाँ पहुँचे और खान से फिर मीडिया पूछे कि भाई किसको आप सपोर्ट करते हैं। कोई खान बोले भी ना अपने मुंह कुछ, जोड़ा जाता है वो जाके आके कहता है खान ये कह रहा है। हाँ। वो फैसल भी जाता था, वो भी यही कहता था। जो जाता है वो अपनी तरफ से आके कहता है खान ने ये कहा है। और मेरा ख्याल है खान कुछ कहता भी है और नहीं भी कहता, और लोग खुद बना भी लेते हैं। ट्विटर भी खामोश है पुरस्कार तौर पे इमरान खान साहब का, और एक ब्लॉगर हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, उन्होंने टिप दी है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अलीमा खान से करें। अच्छा, हाँ, बाय द वे अब ये ग्रुप्स भी तो बन रहे हैं ना। हाँ। देयर इज़ द बुशरा बीबी ग्रुप, देयर इज़ द पिशावर ग्रुप जो डिवाइडेड है इस वक्त, देयर इज़ द लॉयर्स ग्रुप, वो भी डिवीजन हो गई उसमें। उसमें अलीमा खान हेड कर रही है ना? और अलीमा खान नहीं, एक सेक्शन को अलीमा खान हेड कर रही है। अच्छा। सलमान राजा, अलीमा खान, ये एक सेक्शन है। अच्छा। बुशरा बीबी इस वक्त चुप है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इवेंचुअली बुशरा बीबी जो है ना उसकी आवाज़ चलेगी, ये सब फारग हो जाएंगे, ठीक है। मगर क्योंकि वो हमारी एक ट्रेडिशन है ना कि
बहनें भाई बच्चे दे आर इन लाइन, तो इसलिए आई थिंक दैट्स वाई अलीमा की बात सुनी जाती है या वो जो बात करती है। मगर अब देखिए ना, अलीमा भी हार्ड लाइन लेती है, राजा साहब भी हार्ड लाइन लेते हैं, ठीक है। अब और खान साहब तो हार्ड लाइनर है ही जी। बाकी ये जो सब लोग हैं इधर उधर चलते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, हाँ। कभी हार्ड लाइन शुरू हो जाती है कभी सॉफ्ट लाइन शुरू हो जाती है, हाँ। अब बहुत से ये इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ खान की और एस्टैब्लिशमेंट की मुकमका करा ली जाए। तो उसमें वो यूएसए से भी लोग आए थे, सुना वो फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। इसी तरीके से गंडापुर साहब कहते हैं मेरे तो ऑलमोस्ट बात हो गई है, फिर उनसे कोई पूछता हो कितने पहुंचे हो, कहता बस होने लगी है, ये हो रहा है। उधर से पहले मरवत साहब भी यही कहते थे, काफ़ी अरसे से स्वाति साहब लगे हुए हैं, तो बड़ी बड़ी ये उम्मीदें बनती हैं फिर टूट जाती हैं एंड सो ऑन। आई थिंक वंस खान साहब कम्स टू कोर्ट तो फिर बहुत सी बातें क्लियर होंगी, तो उस वक्त फिर डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। बट इन द मीन वाइल मैं समझता हूँ कि खान साहब हैज़ कॉन्फिडेंस इन सलमान अकबर राजा। अच्छा। बाकी ये लोग जो आते जाते हैं उनको वो ना नहीं करते, तो चाहते हैं ना कि ओपनिंग तो मिले, मगर वो कहते हैं मेरे मुंह ना पूछो तुसी, तो जाओ अपने वो जाके करो जो कर सकते हो, तो फिर देखने हैं कि तो आई थिंक दीज गाइज आर ऑल ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर बिकॉज दे आर कंसर्न ना, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके तो कहाँ जाएगी पीटीआई। पहले तो पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आई है, फिर कंधों पे चढ़ के रहना चाहती थी, फिर उतर गई तो फिर गालियां देनी शुरू कर दी। आज भी कहते हैं कि आज हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल कर ले तो वापस आ जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट मिल के। तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नहीं है, ये सब लगे हुए हमारे बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट। पीटीआई इज नॉट एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी। पीटीआई सेज वी आर प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट शुड बी प्रो अस। ये कहीं इधर उधर क्यों भूख घूमते हैं, हमारे पास आए ना, वो क्यों हमारे साथ है। तो देखे ना, तो पॉइंट तो है ना। मगर वो जब ये होता तो फिर आके ये एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं, जब ये आंखें दिखाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो तो ऐसी तैसी, हमारी बिल्ली हम ही को, साड़ी बिल्ली तो चलो चलो बाहर। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं कोई बातचीत भी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, ना ही कोई फैसला कंफर्म कर सकता हूँ। सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं जब तक आप मुलाकात नहीं कराएंगे तो मैं किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता। तो मुलाकात होने के लिए, करवाने के लिए अब क्या गेट खुलेगा? और दूसरी तरफ अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो कह रहे हैं खुसूसी सिक्योरिटी दें, क्योंकि 15 अप्रैल को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को पेश करने के ऑर्डर्स हैं और वो गार्ड्स मांग रहे हैं खुसूसी। ये एक नई पेशरफ्त है, इससे पहले तो ऐसी डिमांड नहीं आई थी। मेरा ख्याल है कोशिश यही है कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाए कि शायद ज़रूरत ना पड़े इनको प्रोड्यूस करने की। तो मैं समझता हूँ कि सलमान राजा को अप्लाई करना चाहिए उसी अदालत को जिस अदालत ने इनको इजाज़त दी थी कि आप 5-6 की लिस्ट बना के दे दिया करें, और आप तो उनके पास जाए, उन्हें कहें जी ऑर्डर करें कि मुझे मिलने दें, तो अदालत कर देगी। तो कर जाए ना, अब क्यों नहीं जाते, ताकि ये मसला हल हो। ये मसला हल होता है तो चले वो पेशी होती है नहीं होती, मुलाकात हो जाए कम से कम, ताकि ये जो इस वक्त मुबहम सी फ़ज़ा है वो ठीक की जा सके। अब हस्बे वादा सवालों की तरफ आते हैं, और पहले जो है वो है अदील साहब लाहौर से। शेठ साहब, मैं आपका बहुत ही पुराना व्यूअर हूँ। गालबन 2009-10 में जब आप प्रोग्राम किया करते थे जियो न्यूज़ पे आपस की बात, तो तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वजह है कि आप का ताल्लुक जब जियो न्यूज़ से ख़त्म हुआ आपस की बात प्रोग्राम से मुनीर फारूक के साथ, तो उसके बाद आप दोबारा से कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुनीर फारूक साहब के साथ प्रोग्राम करने का। इसके बरक्स जब आयशा नाज साहिबा जो है चैनल 24 पर प्रोग्राम करती थी, तो उनके बाद इवन 2 और एंकर्स ने भी क्विट कर दिया था। तो मुझे आज भी आपका प्रोग्राम याद है कि आपने कहा था कि लोग मुझे कहते हैं यार सिटी करदा कि बार बार जो है ना एंकर्स चेंज हो रही हैं। तो सवाल मेरा ये है कि दोबारा इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ मुनीर फारूक साहब के साथ प्रोग्राम करने का? ये तो ज़ाती किस्म के सवाल आने शुरू हो गए। मेरा ख्याल है ज़ाती सवाल ना ही किया करें तो अच्छा है, आप फोकस करें ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिक्स। बट चले, अब आपने कर दिया, मैं वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जब मैंने ये चैनल के ऊपर आना शुरू किया 2009 में गालबन, तो आई वाज विद दुनिया, और दुनिया में लोगों को याद नहीं है, मेरा जो पार्टनर था या जो एंकर था जो मुझे सवाल जवाब करता था वो मोईद पीरज़ादा। तो मोईद एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे, वेरी गुड प्रोग्राम। मगर फिर मोईद ने सोचा कि उसको अपना अलग एक प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर वो एक के साथ ना बैठे, 3-4 लोगों के साथ बैठे एज अ फुल फ्लेश्ड एंकर। तो फिर वी पार्टेड वेज एंड इन वेरी एमिकबली, एंड मोईद ने अच्छे प्रोग्राम किए उसके बाद एज अ फुल फ्लेश्ड एंकर। फिर मेरे पास और कोई बंदा नहीं था, बंदी नहीं थी, तो मुझे दुनिया वालों ने कहा कि ये हमारे यहाँ मुनीर फारूक साहब बैठे हुए हैं, यही ले लें आप, इनके साथ शुरू कर दें।
वो हमने शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होता गया। मुनीब वॉज अ फैंटास्टिक फेलो ट्रैवलर एंड आई थिंक वी मेड अ हिट। और ये 2010 से लेके 2017 तक चला ये। उसके बाद ये हुआ कि 2017 में मैंने जियो और मेरे अलविदा काफ़िला हो गया, मैंने प्रोग्राम करना ही बंद कर दिया। और जब मैंने प्रोग्राम बंद किया, क्योंकि मैं पीसीबी में फुल टाइम चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा था, तो फिर मुनीब ने हैड टू लुक आउट फॉर हिमसेल्फ, तो उन्होंने फिर अपना अलग प्रोग्राम शुरू कर लिया। वो आपस की बात ही चलता रहा जियो पे, और मुनीब जियो के साथ काफ़ी अरसा रहे और उन्होंने संभाल लिया उस प्रोग्राम को। वेरी गुड, एक्सेलेंट, तरक्की भी हो गई उनकी। बाय दैट टाइम ही वाज अ सॉलिड सॉर्ट ऑफ एंकर, और वहाँ वो रहे। और उसके बाद जाहिर है एक दफ़ा आप इतना अरसा एक टॉप चैनल में आप अगर रहें तो फिर आपकी हैसियत भी बन जाती है, सोर्सेज भी बन जाती हैं, एंड यू आर पर्सन इन योर ओन राइट। And therefore, Muneeb has remained in his own right and is now a leading anchor and an independent person and is doing a great job, and has been a little bit of a channel hopping in order to increase his financial prospects. Excellent. तो 2018 में मैंने PCB से रिज़ाइन किया और मैंने सोचा वापस टीवी पे चलते हैं। तो उस वक़्त सोचा कि बात कहाँ से शुरू किया जाए, तो चैनल 24 में ने मुझे दावत दी, मैं चैनल 24 चला गया। चैनल 24 ने आयशा को याद किया, आयशा आ गई और आयशा के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया। मेरा ख्याल है 6 माह के करीब चलाया होगा। तो उसके बाद आयशा को बहुत अच्छी ऑफ़र आ गई फ्रॉम सुनो टीवी। तो आयशा उठ के मुझे पूछने लगी, मैंने कहा फ़ौरन जाओ, तुम्हारी तो तरक्की हो रही है, जाओ। तो आयशा को तो हाथ प्यार से मोहब्बत से धक्का दिया, वो चली गई 1 साल के बाद। हाँ, तो आशा कह रही है नहीं मैं साल रही आपके साथ। ऐसे चलो जी, तुसी साल रहे 3.5 साल, उसके बाद तुसी दौड़ गए, तुसी चले गए किधर और, आपने खुद भेजा। मैंने चलो धक्का दिया, जाओ तुम्हारी तरक्की हो रही है, आप जाओ। तो आयशा सुनो चली गई, अच्छी तरक्की होगी, वहाँ खुद अपनी हैसियत में फुल फ्लैश्ड एंकर बन गई। एंड फिर मैंने फिर ढूंढा, फरवा वहीद को सिलेक्ट किया, फरवा आ गई। उसके बाद उसको भी बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र आ गई एज अ स्पेशल एंकर ऑन हर ओन राइट। उसको भी मैंने कहा जाओ जाओ बच्चे, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा भी फ्यूचर बन रहा है, जाएँ। उसके बाद उज़मा आ गई, कुछ अरसा हमने काम किया, मगर उसके बाद बंद कर दिया प्रोग्राम मेरी वजह से। मैं कुछ और सोचों में पड़ गया था। तो इस तरीके से ये होता रहा। अब सूरत हाल है, जब मैं समय आया हूँ तो फिर मैंने आयशा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार ठीक है, आप आ जाओ वापस, लेट्स गेट ऑन विद इट। एंड आई थिंक आयशा वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट माय ऑफ़र, और आयशा आ गई है एंड वी आर डूइंग दिस। और किसी स्टेज पे अगर मेरा प्रोग्राम बंद हो जाता है या मैं ख़ुद बंद कर देता हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आयशा को तो लोग ऐसे करके ग्रैब कर लेंगे एंड शी विल गो बैक टू अ मच बेटर प्रॉस्पेक्ट। सो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और दैट इज़ कंटिन्यूइंग टू गो वेल। ओके, ठीक है। तो कभी मुनीब फारूक साहब के साथ दोबारा चांस मिला तो करेंगे ना? मुनीब के साथ मेरा रब्ता है, वी आर गुड फ्रेंड्स, बरखुरदार है मेरा और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ। और बड़ा शार्प है, और आजकल जैसे कहते हैं ना, टंगा खड़का रहे हैं अल्लाह की कसम। खड़काते कुछ और है, लेकिन वो काम पे टांग रही हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये जुमला यहाँ देखिए ना, सामने वो जिस आता है। किस्म की मुनीब बातें करता है, हाँ। वो तो बड़ी काम पे टांगती होंगी उसकी। वाली बड़ी उम्दा केमिस्ट्री थी जहाँ से ये शुरू हुआ, और केमिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। ये जो 1-on-1 टॉक शोज़ होते हैं या एनालिस्ट बेस्ड टॉक शोज़। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और अब बुरे वाला से उमर फारूक। फिर सब मैं कम से कम कोई 2 दहाइयों से जो है वो आपको पढ़ता और सुनता आ रहा हूँ। जितने भी आपके प्रोग्राम देखे हैं आज तक, उसमें मैंने जितने मुश्किल हालात क्यों ना हो, चाहे वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर हो या आपकी अपनी ज़ात के ऊपर हो, आपको मैंने कभी घबराते हुए देखा नहीं, ना ही आपको मैंने ज़ेरे पे कभी कोई दुख के तासुरात देखे। वहाँ एक मौका ऐसा आया था जब फ़लस्तीन के बारे में आप बोल रहे थे, तब आप की आवाज़ जो थी उसके अंदर मैं तकलीफ़ और आपके चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे उससे ऊपर मैं दुख जो है मैं पढ़ पा रहा था। जिस तरह आप दुखी हैं, वैसे ही पूरी पाकिस्तान कौम मुस्लिम उम्मा जो है वो दुखी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान का मिलिट्री डायरेक्टर आपको पता है, वो तो एक डिफेंसिव है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज MBS एक बड़ा ही तगड़ा स्टैंड ले लें, तो क्या इसराइल को सब मिलके मजबूर कर सकते हैं कि वो गजा के अंदर ये जो जेनोसाइड है और जो ये जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, ये बंद कर दे? ये क्यों नहीं कर सकते जी? अगर मुस्लिम ममालिक जो हैं इस इत्तफाक हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। पैसा बहुत है मुस्लिम ममालिक के अंदर, आबादी बहुत है, पावर बहुत है, मगर यूनाइटेड नहीं है ना। अब ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं और मुख्तलिफ अलाइंसेस बने हुए हैं इंपीरियलिस्ट पावर्स और सोशल इंपीरियलिस्ट पावर्स के साथ।
तो ये दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये थियरी में बात करना एक बात है, प्रैक्टिस में बात करना दूसरी बात है। आज अगर OIC एक प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ तय करनी शुरू कर दे कि इजरायली इन्फ्लुएंस को कैसे कम करना है, तो क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये गज़ा के अंदर जो कुछ जेनोसाइड की है इसराइल ने, इससे कबल तैयार हो गए थे 3-4 मेजर मुस्लिम नेशंस के इसराइल की रिकग्निशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात बढ़ रही थी और अब्राहम्स अकॉर्ड हो चुके थे। मगर इसराइल ने वो सारा तबाह कर दिया, वो जो रास्ते खुल रहे थे, और ये मुस्लिम ममालिक को पीछे हटना पड़ा। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशंस जो है वो कभी मानेगी नहीं इस बात को, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इतना गुस्सा है मुस्लिम अवाम के अंदर, हर मुल्क के अंदर, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन अवाम के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, UK के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, अक्रॉस नेशनैलिटीज़ एंड अक्रॉस रिलीजन। तो अब बात यह है कि करने को आए तो कर सकते हैं, मगर ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं ना, ये रोक देते हैं आपको। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी शुरू हुआ एक मूवमेंट अगेंस्ट KFC के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि ये परसेप्शन दी गई है या है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी दैट सपोर्ट्स ज़ायनिज़्म। अच्छा देखिए, जूइश होना और ज़ायनिस्ट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हर ज़ायनिस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जू ही है, और हर जू जो है वो ज़ायनिस्ट नहीं है। जूज़ एंड ज़ायनिस्ट में इतना फ़र्क है कि ज़ायनिस्ट वो हैं जो ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं, ज़ायन फॉलोअर्स ऑफ ज़ायन, कि जी ये ज़मीन जो है इसको हड़प करो, इसे अपना ये बनाएं, 1 स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर बहुत से जूस हैं जो आर अपोज टू दिस, जो मल्टी स्टेट सोल्यूशंस ढूंढते हैं, स्पेशली सोशलिस्ट जूस जो हैं। सो ज़ायनिज़्म इज़ द इशू। इज़राइल इज़ अ ज़ायनिस्ट स्टेट। वो कब्ज़ा करना चाहती है, निकालना चाहती है, यूसर्प करना चाहती है अदर पीपल्स राइट्स। अच्छा, सो इसलिए अगर ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ मुस्लिम ममालिक कोई अपने आप का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था KFC का। KFC टर्की में, बांग्लादेश में, मलेशिया में KFC के ख़िलाफ़ एक महाज बनना शुरू हो गया अवामी। इसमें किसी हुकूमत का रोल नहीं है कि KFC इज़ सपोर्टर ऑफ, ये इल्ज़ाम ये है कि KFC जो है वो ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या KFC के मालिक जो हैं वो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करती है। दे मे बी जूस बट दे सपोर्ट ज़ायनिज़्म, नॉट ऑल जूस सपोर्ट ज़ायनिज़्म। तो उस सिलसिले में अब लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अभी 2 महीने पहले खबर आई कि जी टर्की के अंदर कोई 500 से ज़ायद जो आउटलेट्स हैं KFC की, वो उनको बंद करने का फ़ैसला किया और KFC मूव कर रही है बिकॉज रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। अब उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई है KFC के बिना। आज हमने खबर पड़ी है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी एक कोई KFC की आउटलेट है, वहाँ उसको भी कुछ लोगों ने जाके वहाँ पत्थर मारे, आग लगाने की कोशिश की। तो ये इट्स कैचिंग ऑन। अब सवाल ये है कि वाई KFC का तो अगर कोई इस्टेब्लिश हो गया तो मुझे नहीं पता, मगर ज़ाहिर लोग तो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिश हो गया, उसका कनेक्शन में ज़ायनिज़्म है। बट और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कनेक्शन है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मगर ऐसी भी हैं जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज मैं देख रहा हूँ उनको भी घिरा, वो भी इस खाते में लोगों ने उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया कि जी फ़लानी कंपनी जो है वो भी एक ज़ायनिस्ट कंपनी है, उसको भी बॉयकॉट किया जाए। हालांकि ज़रूरी ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मुस्लिम ममालिक इस चीज़ के ऊपर एक मीटिंग करें और कहें हमने ये लिस्ट बनाई है ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीनेशनल्स, कंज्यूमर गुड सप्लायर्स और अदर्स जो कि ज़ायनिस्ट सपोर्टर्स हैं, तो इनको सारा मुस्लिम ममालिक जो है इसको बॉयकॉट करें। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। दिस इज़ व्हाट यू माइट से कि ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रीट किया जाए एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल। और मैं इसकी प्रेसिडेंस है कि मैं आपको बताता हूँ, जब साउथ अफ्रीका अपार्टाइड गवर्नमेंट थी वहाँ, तो दुनिया ने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट कर दिया था। साउथ अफ्रीकन ऑरेंजेस, साउथ अफ्रीकन फ्रूट को बॉयकॉट कर दिया था, और बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई थी टू द वाइट अपार्टाइड रेजिम इन साउथ अफ्रीका एंड इन रोडेशिया एंड सो ऑन। तो क्या हुआ
कुछ 10-20 साल तो वो लड़ते रहे, मगर इवेंचुअली दे हैड टू कोलैप्स एंड इवेंचुअली नेल्सन मंडेला एंड द एंटी अपार्टाइड मूवमेंट सक्सीडेड और एक बॉयकॉट वो सक्सेसफुल। आपको याद है क्रिकेट टीम्स के साथ भी कोई खेलने के लिए तैयार नहीं था, तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल बॉयकॉट। तो बॉयकॉट्स हो सकते हैं बट यू हैव टू गेट टुगेदर, और अनलेस इसमें इस किस्म की बॉयकॉट के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई इस किस्म के जो मुल्क हैं जो रिच हैं जिनके तल्लुकात हैं, अगर ऐसे मुल्क ये पॉलिसी नहीं इख्तियार करते तो जो बाकी छोटे मुल्क हैं वो बेचारे करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। बट एज आई सेड दिस नीड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अभी वो नज़र नहीं आ रहा बिकॉज नेशन स्टेट का मतलब ये है कि उम्मा इज़ नॉट फर्स्ट, नेशन स्टेट इज़ फर्स्ट। नेशन स्टेट के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं दे कम फर्स्ट, not necessarily those of the Ummah. But there are cases and there can be cases where the Ummah and the nation states can both jointly join hands. अब ये कैसे होगा, but I think discussion ज़रूर होनी चाहिए इस पर। और ये ज़रूर है कि जो नॉन ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनको अटैक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम तो इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कंज्यूमर गुड्स में करें, असेंबलीज़ में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, IT में करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वी शुड बी इवन मोर केयरफुल कि हम ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अगर मुस्लिम उम्मा नहीं करती तो हम आगे बढ़ के शायद सोच के करें, क्योंकि हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो शायद नुकसान ना हो जाए। तो यू नो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म। कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन पॉलिसी, ये डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और अब फैसलाबाद से ज़हीर अहमद साहब। हालिया जो इन्होंने रिलीफ दिया है आवाम को, पेट्रोल की कीमत में कमी की है और फिर बिजली की कीमतों में भी इसने जो है वो काफ़ी हमें इस गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। और ये जो अभी हाल ही में ये जो समिट हुई है सरमायाकारी के हवाले से, बलूचिस्तान की मिनरल्स के हवाले से, जिसमें आर्मी भी शामिल थे, तो आप समझते हैं कि ये इक़दामात नून लीग की जो सियासी साख है उसको बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो गए, या ये फिर किस हद तक इनकी साख जो है वो बहाल हो पाएगी? ज़रा काइंडली इस पर रोशनी डालिए। भाई साहब, SIFC और नून लीग की गवर्नमेंट तो लगी हुई है ना, और जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ कामयाबी हासिल हुई है, एंड आई थिंक दे आर एट इट, एंड आई थिंक गुड लक टू देम, बिकॉज मुल्क के लिए अच्छी बात है अगर ऐसे इक़दाम कामयाब होते हैं। अभी आप सुन रहे हैं कि मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है, आप सुन रहे हैं कि नई गैस फील्ड्स के लिए भी कंसेशंस दी जा रही हैं हमारी गैस वगैरह को एंड सो ऑन। तो ये दीज आर ऑल गुड डेवलपमेंट्स। कल को यहाँ मिनरल्स जिसके बारे में ये कहा जाता है कि $1 ट्रिलियन की रिजर्व्स हैं एंड परहैप्स मोर, और इसी तरीके के साथ गैस एक्सप्लोरेशन हो रही है, कल को कोई बड़ी रिजर्व्स निकल आएँ तो आपका तो योर कंट्री विल स्टार्ट फ्लाइंग, आप यू विल बिकम अनदर दुबई। वेल आई मीन यू नो बट सर्टनली यू विल गेट अ ग्रेट स्टार्ट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ SIFC एंड नून लीग। अफसोस इस बात का कि PTI जो है वो अपोज़ कर रही है हर इसी किस्म के इनिशिएटिव्स को, बिकॉज उनको दुख ये है कि उनका लीडर जेल में है और वो हर किस्म के हरबा इस्तेमाल करेंगे प्रेशर डालने के लिए ऑन द नून लीग SIFC कॉम्बिनेशन या कॉम्बो। तो वो अपनी सियासत कर रहे हैं, बट मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं हो रही। तो शायद अच्छी बात है वो कामयाब नहीं हो रही। कामयाबी अगर उनको चाहिए तो सियासी बातें करें जिसमें मुल्क का नुकसान ना हो और उनका फ़ायदा हो जाए, और ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करें जिसमें एज आई सेड मुल्क का नुकसान ना हो। ठीक है। और अब अदील जिन्होंने पहले भी एक सवाल पूछा, उन्हीं का एक और रेलेवेंट क्वेश्चन लाहौर से। सेठ साहब, मैं आपको दूसरों की तरह वज़ीर आज़म या सदर तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आपको इख्तियार दिया जाए कि इलेक्शन में रिफॉर्म की जाए। इसमें ज़रूर प्लीज़ एडवाइस कीजिएगा कि किस तरह से इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सकता है। मुझे बताएं कौन सी इलेक्शन इस मुल्क में साफ़ और शफाफ हुई है बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्सेप्ट द वन इन 1970। बाकी तो सारी इलेक्शंस जो है मोर और लेस इल्ज़ामबाजी तो लंबी हुई है। मैं समझता हूँ 2013 की इलेक्शन भी काफ़ी साफ़ शफाफ थी, मगर अब बात यह है कि कैसे अगली इलेक्शंस को साफ शफाफ रखा जाए। देखिए, इसके दो तरीके, दो इसके पहलू हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक है सियासी। अब जब तक सियासी जो पहलू है वो रिजॉल्व नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, सियासी जमातें एक दूसरे को टॉलरेट कितना करना है, कितना कर सकती हैं, लिव एंड लेट लिव है, गवर्नमेंट्स को कंप्लीट करनी है टर्म, ये सारे जो रूल्स ऑफ द गेम है जब तक ये सेटल नहीं होते तो ये लड़ाई झगड़े चलेंगे और हर इलेक्शन जो है वो जैसे कहते हैं दाग होगा उसके ऊपर, बिकॉज कोई ना कोई घपला होगा, हर या सियासी जमात करेगी या इस्टेब्लिशमेंट करेगी। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो पहले तो ये है कि पॉलिटिकली हमें रूल्स ऑफ द गेम जो हैं विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ द गेम, और उसमें
बिल्कुल कोई शक नहीं है खान साहब को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। खान साहब जो है इस वक्त ऐसे बातें करते हैं जैसे उनके लिए आइन भी कुछ नहीं है और सियासी जमातें भी कुछ नहीं, सबको फारग करें और वो एक वन पार्टी स्टेट रूल करे, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो खान साहब को भी अपने हाई हॉर्स से, घोड़े से नीचे उतरना पड़ेगा अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन फेयर चाहिए उनको। तो पहली बात। दूसरी बात ये एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आपने देखा जो गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि यार कोई इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए जाएँ जिससे उन्हें कोई एज मिल जाए। इसीलिए वाहिद मुल्क है, इंडिया में नहीं है, हमारे और भी मुल्कों में नहीं है कि न्यूट्रल गवर्नमेंट्स, केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनानी पड़ती है, बिकॉज एतमाद ही नहीं होता। मगर अब सूरत हाल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी जो है ना उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, किसको लगाते हैं या नहीं लगाते, या जाने वाले लोग वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन ऑल हैव टू सिट एंड रूल्स बनाने पड़ेंगे जिसके साथ जो भी इलेक्शन हो वो उसके ऊपर दाग ना लगे और फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको माना जाए। अब इसमें पहला कदम तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट, और उस वक्त तक जब तक ये इंडिपेंडेंस उसकी अश्योर नहीं हो जाती तो उस वक्त तक सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। मगर आपने देखा कि फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब की इलेक्शन कमीशन 2013 में बड़ी इंडिपेंडेंट थी, अच्छी इलेक्शन हो गई, तकड़ी थी, मगर 2018 में और 2024 में इलेक्शन कमीशन वाज वीक और आपने देखा फिर क्या हुआ। इसी तरीके से रूल्स ऑफ द गेम नहीं थे 2018 में और 2024 में। तो यू नो दीज आर द प्रॉब्लम्स। बट इसमें बेसिक इशू यही है कि अगर नीयत ठीक हो तीन लोगों की, तीन मेजर स्टेक होल्डर्स, the main parties, the establishment and the judiciary। अभी प्रॉब्लम यह है कि जुडिशरी जो है वो इंसाफ नहीं देती, टिल्ट हो जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, कभी अपने पाँव पे खड़ी होकर तो सबको घुमाना शुरू कर देती है, ऐसे जैसे कि एक ऐसी आज़ाद और सुप्रीम पार्लियामेंट से भी ऊपर जुडिशरी है। तो सबसे पहले तो जुडिशरी का मसला है, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी मसला है, वो किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, किसी की पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी की पॉलिसी को नहीं एक्सेप्ट करते, एंड सो ऑन। और फिर सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे को मानती नहीं है, दूसरे को ख़त्म ही करना चाहती हैं। तो ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं। आई थिंक ये इसका आसान आंसर नहीं है, बट इब्तदा हो सकती है और वो ऐसे ही है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो सियासी जमातें हैं वो तय करें कि आपस में बैठ के, और खान साहब भी पार्लियामेंट में बैठे हो, अपोजिशन भी पार्लियामेंट में, या आज की गवर्नमेंट कल की अपोजिशन एंड सो ऑन, ये बैठे वहाँ ये रूल्स बने, सब उसके ऊपर इत्तेफाक करें एंड देन दे कैन ट्राई एंड हैव देम इम्प्लीमेंटेड। और इसमें मेरा ख्याल है जुडिशरी को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि ये रूल्स बने, यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड दीज रूल्स। बट आई थिंक इट्स अ टॉल ऑर्डर, बिकॉज टॉलरेंस नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, हेट्रेड्स हैं, नफ़रतें हैं, और एक दूसरे के ऊपर इतने ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, हर एक नहीं, कि एक दूसरे को टॉलरेट नहीं किया जा रहा। तो इट्स अ सैड सिचुएशन। बहुत बार ये TORs बनाने के लिए इलेक्शन शफाफ कोशिशें की जाती रही, लेकिन पार्टीज़ कभी एक लाहे अमल पर नहीं आई। सिट साहब, जो इससे पहला सवाल था ना उसमें आपने ये कि नून लीग को फ़ायदा होगा या नहीं, मेरे पास एक इसका एडिशनल क्वेश्चन था, उस वक्त मिस हो गया, कि क्या जो परफॉर्मेंस है वो पॉपुलैरिटी का तोड़ हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए पाकिस्तान जो है अनइवन जगह है, हर जगह पे एक लेवल की पोलिटिसाइजेशन नहीं है। पंजाब में और किस्म की पोलिटिसाइजेशन है, KP में और किस्म की है, सिंध में और किस्म की है, बलूचिस्तान में और किस्म की है। डिफरेंट इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट एरियाज और प्रोविंसेस। तो इसलिए इस वक्त खान साहब की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सियासी जमातें आर अनपॉपुलर, उनके भी अपना वोट है। प्रॉब्लम हमारा क्या आता है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिस्टम है ना हमारा ब्रिटिश सिस्टम, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कि आपने 1 लाख वोट लिए, मैंने 1,10,000 लिए, मैं जीत गया, आप फारग हो गए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कि अगर आपको 1 लाख मिले और मुझे 1,10,000 मिले हैं तो सारा का सारा खाता मैं ना ले जाऊं। ये बड़ी लॉपसाइडेड बात हो जाती है। पता चला जी कि आपको 6 मिलियन वोट्स मिले हैं इलेक्शन में और मुझे मिले हैं 6,15,000 से 2 लाख ज़्यादा मिल गए हैं, तो आपको पार्टी वाइप आउट होगी और आप सारे ले गए हैं। ये भी हो जाता है। तो ये आई थिंक यू नीड टू चेंज दीज रूल्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें तो यू विल हैव अ मच बेटर रिप्रेजेंटेशन। अब ये है कि क्या ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें फ़ायदा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि कल को अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के रूल्स ले आते हैं तो डेफिनेटली PTI को नुकसान होगा और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज ये जो सारे इक़दाम हैं इसके साथ इनकी अपनी कंस्टिट्यूंसीज तो बन रही हैं, वो गई तो नहीं है, वो कभी इमरान के लिए बहुत से ऐसे जो नहीं वोट करें, रिवाइव हो रही हैं, वो डॉर्मेंट पड़ी हुई हैं, चुप पड़ी हुई हैं, शायद वो वोट ही ना करें। मायूसी। मगर जब ये सहूलतें उनको मिलनी शुरू हो जाएंगी तो छोटी छोटी
एरियाज़ में कंस्टिट्यूंसीज बननी शुरू हो जाती हैं। और अगर इमरान खान की जो पार्टी है उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती नहीं है तो दूसरों की तो बढ़ सकती है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि जी दूसरे जो है आपस में बिखरे में हैं, कल को इधर से वोट लिया पीपल्स पार्टी रह जाए और नून लीग बढ़ जाए, तो ये इट्स इंटायरली पॉसिबल। और फिर ये जो सिस्टम है ना जहाँ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, लोगों की अपनी कंस्टिट्यूंसीज भी हैं, एक बंदा है उसको पता है कि अगर मैं पीटीआई के टिकट पे खड़ा होऊंगा तो मुझे 1.25 लाख वोट मिल जाएगा, मैं नून लीग के ऊपर खड़ा होऊंगा तो मुझे 60,000 मिलेंगे, ठीक। मगर हालात ऐसे बदलते हैं कि वो समझता है कि अच्छी चांस है कि मेरी अब जो 60 है ये 80 हो जाए और पीटीआई जो है उसकी जो 1.25 लाख है वो 90 पे आ जाए तो मेरी अच्छी चांस है। तो ये दीज थिंग्स हैपन। फिर कैंडिडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किस कैंडिडेट को दिया किसको नहीं दिया, जिसको नहीं दिया वो पीटीआई के कैंडिडेट को अंडरमाइन करे, ये लोकल पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है। तो इसलिए आई थिंक ये नहीं आप कह सकते हैं कि जो मर्जी आई हुकूमत करे तो पीटीआई इलेक्शन जीतेगी, दैट्स नॉट द केस। ये यकीनी तौर पर अगर ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही और 3-4 साल ये चल गई और पीटीआई के अंदर ऐसी लड़ाई झगड़े चलते रहे और कोई सोल्यूशन ना नजर आई तो दिस द नून लीग एंड पीपीपी हैज अ गुड चांस ऑफ genuinely winning an election. गेम बदल सकती है। Too far away right now. Too far away. But chances हैं उनके। अब सऊदी अरब से साजिद मलिक साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा। सर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और यूट्यूबर खास तौर पर जो बैरूनी मुल्क बैठे हैं, पीटीआई सर जब भी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये सोशल मीडिया टीम और यूट्यूबर उनके पीछे लग जाते हैं, उनको गद्दार, मुनाफिक, यजीद कहने लग जाते हैं। अगर सर ये चाहते क्या है? क्या ये चाहते हैं खुदा न खास्ता इमरान खान लंबी जेल में रहे, या खुदा न खास्ता को उसके साथ जेल में कोई हादसा पेश आ जाए जिसके बाद ये उसका मकबरा बनाएं, चादरें चढ़ाएं, कवाली करें और इनका बिजनेस एक लंबे अरसे तक चल सके? इस पर सर तजियां दें, आखिर ये चाहते क्या है? और पीटीआई इससे लातल्की का ऐलान क्यों नहीं करती? पीटीआई को या इमरान खान को इसके बारे में क्यों नहीं समझ आ रही? मेरा ख्याल है खान साहब को तो समझ आ रही है, मगर मेरा ख्याल अप्रूव करते हैं इस पॉलिसी को, जिससे वो टॉक फाइट। उनका ये कहना है कि अगर हमने लड़ाई करनी छोड़ दी तो हमें भूल जाएंगे, हमें ताले लगा के ताले की चाबी फेंक देंगे इस्टेब्लिशमेंट वाले। तो लड़ना बड़ा ज़रूरी है, लड़ के अपनी कुछ स्पेस भी क्रिएट करनी है। तो मेरा ख्याल है एक तरफ स्वाति साहब को गो अहेड कर लें, बात करें, देखें कहाँ तक बात चलती है। अमेरिका वालों को जाने दें, आने दें, बात कर लें, देखें कोई जगह स्पेस निकलती है कि नहीं निकलती। दूसरी तरफ ये जो यूट्यूबर्स हैं करते जाओ यार, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आप चुप कर जाएंगे तो हमारी लेवरेज ही कोई नहीं रहेगी, वो सुनेगा कौन सी बात। ये नेगोशिएशंस में ये हमेशा होता है। एक बंदा होता है जो कि चाय पिलाता है, एक बंदा होता है जो लित्र मारता है। ये पुलिस वालों के पास चले जाएँ, थाने चले जाएँ, आपको पकड़ के ले जाते हैं। एक बंदा आगे कहता है तेरी बोलता नहीं बोलता, 4 लित्र मार के चला जाता है। दूसरा बंदा आता कहता है यार चाय पी, क्यों तू पागल है, हमें लित्र खाना पे, अल्लाह चाय पी, वो उसकी हमदर्दी लेते। तो ये दिस गोज ऑन। आपने देखा कि जब नून लीग का भी यही हाल था, शहबाज शरीफ साहब सॉफ्ट बात करते थे, नवाज शरीफ साहब एक खड़का देते थे, फिर नवाज शरीफ साहब चुप कर जाते तो मरियम खड़का देती थी, फिर दोनों तैयार हो जाते थे जाने के लिए साथ। तो इधर भी वही खाते खुले हुए। ये किसी न किसी स्टेज पे वो कहते हैं पानी अपने लेवल पे आएगा, और वो वक्त अभी आया नहीं है। वो वक्त उस वक्त आएगा जब एस्टैब्लिशमेंट किसी किस्म के प्रेशर के अंदर आएगी। अभी वो प्रेशर नहीं आया। हमारा वक्त आ गया, इजाजत लेने का। हमारे ऊपर प्रेशर आ गया कि अब अलविदा काफिला।